Welcome class 10. Today we will start our new subject Geography lesson 1, that is resources and development. What resources are? From this very question we will start this chapter. What resources are? Resources are everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Means हमारे environment में everything जो present है, जो available है, everything available in our environment which can be used to satisfy our need, जिससे हमारी कुछ आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, ठीक है, which can be used to satisfy our need, लेकिन शर्त है, तीन शर्तों का पालन होना चाहिए. प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम उसको यूज कर सकें, उस मटेरियल को जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसको यूज कर सकें. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि उसको यूज करने में हमारा ज्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. मींस कोई भी सोशल या हमारा जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन उसके बीच में नहीं आना चाहिए. हर व्यक्ति, एवरीवन मस्ट सैटिस्फाइड विद देम. यस, इट इज राइट, इट इज सोशली एक्सेप्टेड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हर वो मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारे नीड को पूरा कर सकता है, और तीन शर्तों के साथ वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको यूज कर सकें, इकोनॉमिकली फिजिबल हो यानी सस्ता होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो उस मटेरियल को then that material be termed as resources, तब उस मटेरियल को हम रिसोर्स कहते हैं. ओके, वेरी सिंपल. इन कॉमन लैंग्वेज एवरीथिंग, हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारे लिए जरूरी है, और टेक्नोलॉजी है हमारे पास उसको यूज करने का, उसको यूज करना हमारे लिए महंगा नहीं है, और उसको यूज करने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस मटेरियल को हम रिसोर्स कहते हैं. क्लियर? तो दिस वन, व्हाट इज रिसोर्सेज? नाउ एवरीथिंग, every material present in our environment, वो डायरेक्टली मेरे यूज का तो है नहीं, वो मेरे यूज का कैसे बनेगा? जैसे कोई ट्री है, उस ट्री का हमें बेंच बनाना है, तो हम ट्री को कैसे यूज करें? हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म दैट ट्री इनटू टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क? नाउ इट विल बी आवर सेकंड टॉपिक. व्हाट इज दैट? Process of transformation of things. Process of transformation of things. किसी भी थिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, वो ट्रांसफॉर्म होके हमारे यूज का कैसे बनेगा, ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि that must be satisfied to our need, वो जो भी मटेरियल है उससे हमारा नीड सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग ऐसा देखते हैं, यहां पर एक ट्रायंगल के हेल्प से इसको समझते हैं. Human being interact with nature. Human being interact with nature through technology and set up institution to use them. Once again, human being interact with nature through technology and set up institution for use them. मतलब क्या? जैसे नेचर में कोई ट्री है, हमारे एनवायरनमेंट में ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद दिस ट्री थ्रू टेक्नोलॉजी. इस पेड़ को काटने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है. ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू सेट अप इंस्टीट्यूशन. हम कुछ ऐसा फैक्ट्री बनाते हैं, हम कुछ ऐसा वर्क प्लेस बनाते हैं जहां पे इस लकड़ी का, इस लॉग का यूज करते हैं, और हमारे पास टेबल बनता है, चेयर बनता है. Okay, once again, human being interact with nature through technology to set up institution for using them. Now question arises कि human being ऐसा क्यों करते हैं? In order to accelerate
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर कोई इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहता है। ह्यूमन बीइंग आल्सो वांट टू बी डेवलप्ड, कैसे? इकोनॉमिकली। इन ऑर्डर टू डेवलप देमसेल्फ इकोनॉमिकली, वो इस तरीके का काम करता है। ओके, तो हमने देखा क्या, ह्यूमन बीइंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूजिंग एवरीथिंग प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। तो यहां से दो कंक्लूजन हमारे पास आते हैं। क्या कंक्लूजन? रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब क्या होता? अगर ये रिसोर्स ह्यूमन बीइंग नहीं होते तो क्या ये खुद ब खुद टेबल में कन्वर्ट हो जाता? नहीं। मींस रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस है, आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेस मींस वो बेंच भी हो सकता है, डेस्क भी हो सकता है, वो ट्रीज भी हो सकता है, वो लॉग भी हो सकता है। तो एवरी रिसोर्सेस, वो रिसोर्स तभी कहलाता है जब उस पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा कि ह्यूमन interact with nature through technology to set up institution and make them resources useful for them, and they use them. Human interact with nature through technology to set up institution to utilize the resources and turn them into useful things and finally use them. Okay, now second conclusion क्या आया? Human being are essential component of resources. किसी भी रिसोर्स को अगर यूज करना है तो विदाउट ह्यूमन बीइंग तो होगा नहीं। ह्यूमन बीइंग ही है जो उसको यूज करता है या यूज करने लायक बनाता है। सो ह्यूमन बीइंग आर essential component of resources. In fact, human being are very important resource also. ह्यूमन रिसोर्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में इसको करेंगे। तो हमारे पास दो यहां से कंक्लूजन आता है कि रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर क्या लिखेंगे अगर ये दोनों क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन दिस सेंटेंस एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर ये लिखना है they transform the materials available in our environment into resources and use them. Why resources are function of human activities? तो मेरा आंसर क्या होगा कि human being transform the material available in our environment into resources and use them. That's why resources are function of human activities. हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो मेरा आंसर होगा यस, ह्यूमन बीइंग आर वेरी एसेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज़ दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट एंड into they turn them into resources and use them. Clear? Now this one was our second topic. Now we will move toward classification of resources and its basis. किस basis पे resources को classify करें? How resources are classified and what are their basis? Classification of resources on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. These are the bases: origin, exhaustibility, ownership and status of development. ये चार bases पे classify करते हैं resources को. Okay? Now, one by one, we will discuss all the classification in detail. First, on the basis of origin. On the basis of origin, resources are divided into two categories: biotic और बायोटिक। ओरिजिन का बेसिस मतलब कि वो रिसोर्स का ओरिजिन क्या है, वो रिसोर्स कहां से आया है, कैसे आया है, उसका बेसिस क्या था, उसका ओरिजिन क्या है। ओके, नाउ सी
ये जो फिगर है, this one atmosphere, the circle represent atmosphere, this circle represent lithosphere, and this one hydrosphere. Atmosphere means all the air present in our environment. Lithosphere means the land on which we are standing and doing all the activities. Hydrosphere means all the water bodies. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों में जो कॉमन पोर्शन होता है, ये पोर्शन, इस पोर्शन का नाम है बायोस्फीयर. ओके, तो एवरीथिंग ऑफ बायोस्फीयर, इस बायोस्फीयर में रहने वाला हर चीज जिसमें लाइफ है उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेस. एवरीथिंग ऑफ बायोस्फीयर व्हिच हैव लाइफ इज कॉल्ड biotic resources. For example, human being, flora, सारे plants, fauna, सारे animals, livestock, जो animals हम rear करते हैं, हम पालते हैं, they are known as livestock. Now, all biotic resources, all things, everything made up of non-living things are known as abiotic resources. Everything that is considered to be a resource and made up of non-living things are known as abiotic resources. For example, rocks, soil, water. For example, rocks, metals, minerals, everything, every resources which do not have life. Okay, on the basis of exhaustibility, resources are classified into two categories: renewable resources, non-renewable resources. Renewable means it is renewed again and again and again. Resources which can be renewed by कैसे renew होगा? तो by physical process, by chemical process, or by mechanical process. Any resources which is always available for us, by physical process it is renewed, by chemical process it is renewed, or by mechanical process it is renewed. Okay, means that is always available. Once used up, again we can use it. That resource is always available for us. Okay, now the example of this kind of resources: solar and wind energy, water, forest, wildlife, etc. तो किस तरह से ये फिजिकल प्रोसेस, जैसे सोलर एनर्जी कैसे मिल रहा है? तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. तो अर्थ जब रोटेट कर रहा है तब डे हो रहा है, नाइट हो रहा है. अगर आज डे हुआ तो आफ्टर 24 आवर फिर अगेन डे होगा. तो ये अर्थ का रोटेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि सोलर एनर्जी आज भी था, अर्थ रोटेट होकर के कल फिर वो सोलर एनर्जी आएगा. इस तरह से सोलर एनर्जी विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस टिल सन एग्जिस्ट. ओके, केमिकल प्रोसेस, जैसे कोई फॉरेस्ट है, सपोज फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट अगर आज है, फॉरेस्ट को हमने कट कर दिया, यूज कर लिया, फिर वो फॉरेस्ट आ जाएगा. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम that forest will again available for us. Means वो chemical process के through, वो chemical reactions है, कैसे seed से seedling से plant से tree, ये सब chemical process है. यानी कि chemical process के through that resource means forest is again available for us. Means forest is a renewable source of, forest is a renewable resources. क्लियर? नाउ मैकेनिकल प्रोसेस से कैसे रिन्यू होता है ये? सपोज वाटर को हमने यूज किया, हमने उससे बहुत तरीके का काम कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, इरिगेशन कर लिया. अगेन उस वाटर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय मैकेनिकल प्रोसेस. अगर वो वाटर इनसाइड द अर्थ चला गया, अगेन उसको मशीन के थ्रू पंप आउट कर सकते हैं. यानी कि दैट वाटर विल अगेन बी अवेलेबल फॉर अस. यानी कि वो रिसोर्स कैसा हुआ? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्लियर? तो ये चीज क्लियर हुआ होगा कि द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, और वो हमेशा मेरे लिए मिलता है
तो that resources renewable resources. Now renewable resources again classified into two categories, whether they are continuous or flow, क्या वो हमेशा अवेलेबल हैं, and second one biological. Biological means after certain period of time, certain fixed period of time, they will again reappear. Once we use it, for the time being they exhaust, they complete up, but after some period of time they will again available for us. Just see, continuous और flow यानी कि वो हमेशा available है, continuous है, वो flow में है, like wind, water, ये सब हमेशा available है. ओके. बायोलॉजिकल में दो कैटेगरी हो गया, एक नेचुरल वेजिटेशन और एक वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन मींस फॉरेस्ट हो गया, वो जो नेचर के थ्रू अपने आप जर्मिनेट होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फॉरेस्ट बनते हैं. वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, ये वेजिटेशन भी समाप्त हो जाए तो फिर वो आ जाता है. ये वाइल्ड लाइफ भी अगर एंड हो जाए तो फिर आ जाता है. मींस ये नेचुरल वेजिटेशन, द वाइल्ड लाइफ, these two are renewable resources. Clear? Now non-renewable resources means the resources once used up will never be available for us, or that will take a very long biological period of time, very long time, millions of years. It will take millions of years in their formation. तो इतना लंबा टाइम आता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो खत्म हो गया, वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है. ओके. Resources which take millions of years in their formation are known as non-renewable resources, like minerals. अगर जमीन से कुछ मिनरल्स को हम निकालते हैं, सपोज आयरन ओर, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, अगर इसको जमीन से हम डग आउट किए, उसको यूज किए, तो उतना अमाउंट का मिनरल अब समाप्त हो गया. वो मिनरल फिर बनेगा, लेकिन बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि दैट रिसोर्स इज नॉन रेन्यूएबल, वो मेरे लिए रेन्यूएबल नहीं है. वंस यूज्ड अप, कंप्लीटली फिनिश्ड. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, वंस यूज्ड अप, फिनिश्ड. अगेन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज classified into two categories, recyclable and non-recyclable. Like metals अगर एक बार यूज करते हैं, उसको मेल्ट करके फिर से दूसरा बना लेते हैं, फिर मेल्ट करते हैं, उसके शेप को चेंज करते हैं, यानी कि once metal is used up, वो उसके यूज को हम बार बार कर सकते हैं. यानी कि मेटल्स जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है वो रिसाइक्लेबल है. नॉन रिसाइक्लेबल यानी कि एक बार यूज हुआ था, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, एक बार यूज किए वो खत्म हो गया. नाउ once again, on the basis of exhaustibility, resources are classified into two categories, renewable, non-renewable. Renewable resources again classified into two categories, continuous and biological. Non-renewable resources again classified into two categories, recyclable, not recyclable. Okay. Renewable resource कौन सा है? That is used again and again by physical, chemical or mechanical process. Okay. Continuous and flow मतलब हर हमेशा वो मेरे लिए अवेलेबल है. Biological means a certain period of time वो फिर से reappear हो जाएगा, वो लगेगा समाप्त हो गया, लेकिन फिर आ जाएगा. Now non-renewable resources once used up, finished up. That will take millions of years to reappear. Okay. Now non-renewable resources classified into two categories, recyclable. जो recycle जैसे पेपर, once you write something on paper, वो कॉपी आपकी फिनिश हो जाती है, फिर उस कॉपी को रिसाइकिल करते हैं, दूसरी कॉपी बन जाती है. ठीक है. एक कॉपी जो आप लिख दिए वो कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई, भर गई, तो अब आपके लिए यूजलेस हो जाता है. बट अगर उसको रिसाइकिल कर दें तो फिर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वो कंसीडर होता है क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं कि वो उनका रिसाइकल नहीं हो सकता है. ओके. लाइक फॉसिल फ्यूल, हमने जो कार में पेट्रोल डाला वो पेट्रोल फिर अब यूज्ड अगेन नहीं होगा, एक बार फिनिश